शिवानी के जाते ही उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें चमकी और फिर यह आंसू उसके कपोलों पर उतर आए। काश शिवानी ने उसके यह आंसू देखे होते, काश किसी ने उसकी पीड़ा और विवशता को समझा होता। दूसरी ओर शिवानी तुरंत कमल के कमरे में पहुंची और उसकी व्हीलचेयर थामकर बोली, भैया आज बुधवार ही है ना? हूँ, क्यों? कमल ने अनमने ढंग से पूछा। व्हीलचेयर पर बैठा वह किसी पुस्तक पृष्ठ उलट रहा था। और शिवानी फिर बोली, सुना है बुधवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ होता है। नहीं शिवा, अब ऐसा नहीं, अब तो मुझे अपना हर दिन अशुभ नजर आता है। भैया आप तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि प्रत्येक रात के पश्चात सुबह का उजाला अवश्य आता है, और मैं ये कहने आई हूँ कि आपके जीवन में उजाला आ चुका है। अच्छा, वो क्यों कर? कमल ने पुस्तक बंद कर दी पूछा। उन्हों यो ना बताऊंगी, पहले मेरा इनाम। वाह, ये खूब रही, बात से पहले इनाम। मर्जी आपकी, नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं इनाम से पहले कोई बात न बताऊंगी। चलो उधार मान लो। प्रॉमिस? एकदम पक्का। तो सुनिए, शिवानी ने कमल के कान में कहा, दीपा को मैंने भाभी बना लिया है। भाभी अर्थात अपने आंगन की गृहलक्ष्मी। क्या? कमल चौंक पड़ा, होठों पर खुशियों की मुस्कुराहट फैल गई। हाँ भैया, दीपा ने मेरी बात मान ली है, बस अब तो आप जल्दी से विवाह की तैयारी कीजिए। कमल कुछ न कह सका और शिवानी हंसते हुए बाहर चली गई। फिर वही मंजर, फिर वही तड़प और फिर वही पीड़ाएं। दीपा मूर्तिमान सी सलाखों के पीछे खड़े विजय को देख रही थी। कुछ ही समय में वो वर्षों का बीमार नजर आता था। आंखें अंदर को धंस गई थीं और उसके कामदेव जैसे चेहरे पर मैल की इतनी परतें जम चुकी थी कि पहचाना न जाता था। विजय को देखते देखते दीपा का हृदय भर आया। मन के किसी कोने में धुंधली सी खुशी भी थी और दर्द का सागर भी। अपनी बेबसी से लड़ते लड़ते वो इतनी थक चुकी थी कि उसने कमल से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। उसे खुशी थी कि वो कमल की पत्नी बनकर बड़ी सरलता से विजय का मुकदमा लड़ सकेगी, किंतु दुख ये था कि उसने विजय के संबंध में जो सपने संजोए थे वे सब टूटकर बिखर गए थे। उसके अंदर तो इतना भी साहस न था कि वह अपना यह निर्णय विजय को बता पाती। जानती थी सहन न कर पाएगा वह, शायद उसके हृदय में जीने की एक भी लालसा शेष न रहेगी, लेकिन विजय को बचाने के लिए अपनी भावनाओं का परित्याग तो उसे करना था। विजय के सामने खड़ी दीपा अब भी यही सब सोच रही थी। वो समझ न पा रही थी कि जो कुछ होने वाला है उस पर ठहाका लगाए अथवा आंसू बहाए। तभी विजय ने अपनी आवाज में उसे झिंझोर दिया। वो कह रहा था, दीपा, तुम्हारी यह खामोशी और उदासी बता रही है कि मेरी तरह तुमने भी परिस्थितियों से हार मान ली है, तुमने भी समझौता कर लिया है अपने दुर्भाग्य से। नहीं विजय, दीपा बोली, मैंने हार नहीं मानी और हारने का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे आज भी यह आशा है कि तुम बरी हो जाओगे। मैंने इस संबंध में कई वकीलों से बात की है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि तुम्हें कुछ न होगा। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। मैं तो खैर जेल में हूँ इसलिए स्वास्थ्य गिर गया है, किंतु तुम तो खुली हवा में हो, फिर तुम्हारा स्वास्थ्य क्यों गिर गया? क्या इसका अर्थ यह नहीं कि परिस्थितियों ने तुम्हें थका दिया है? नहीं विजय, खैर। विजय ने सलाखें थाम ली, दीपा की आंखों में देखते हुए बोला, अब मेरी एक बात मान लो। वो क्या? अपने लिए किसी साथी का चुनाव कर लो। वह विजय? दीपा की आवाज कांप गई। आवाज के साथ साथ उसका हृदय भी कांप कर रह गया। सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय को उसके निर्णय का पता चल गया हो। विजय फिर बोला, दीपा, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन के रास्ते बहुत लंबे होते हैं। अकेले चलोगी तो थककर गिर जाओगी, और फिर यह संसार भी तो ऐसा है कि किसी को अकेले नहीं जीने देता। पग पग पर गिर बैठे हैं यहाँ। विजय प्लीज, दीपा तड़प कर बोली, भगवान के लिए मुझसे ये सब न कहो, न कहा। तुम नहीं जानते कि यह सुनकर मुझ पर क्या बीतती है, कितनी तड़प उठती है हृदय में। तुम समझती नहीं हो दीपा, मैं समझना भी नहीं चाहती। विजय, कुछ और कहो। हाँ, एक बात कहनी है। वो क्या? उस दिन तुम कह रही थी जब पापा का खून हुआ तो वहां कोई तीसरा और था। दीपा ने चौंक कर पूछा, तुम जानते हो उसे? जानता तो नहीं, केवल संदेह है। सोनपुर के चौधरी को तो तुम जानती होगी। दरअसल पापा और चौधरी के बीच पिछले कई वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही थी। झगड़ा किसी जमीन पर था और आज से 1 वर्ष पहले हरिया भी चौधरी के पास ही काम करता था। दीपा ये सुनकर चौंक गई। उसे याद आया, उस दिन हरिया ही चौधरी को लेकर आया था। विजय कहता रहा, मुझे संदेह है कि कहीं हरिया चौधरी से न मिल गया हो और पापा का खून चौधरी ने ही न किया हो, लेकिन मैं जानता हूं कि इस संबंध में तुमसे कुछ न हो सकेगा। चौधरी वैसे भी ठीक आदमी नहीं। दीपा ने कुछ न कहा। विजय फिर बोला, तुम तो उसके पश्चात सोनपुर गई न होगी?
अब मेरा उस नरक से कोई संबंध नहीं। दीना के परिवार में और भी कोई था? नहीं, उसके पास संपत्ति तो होगी। यह मैं नहीं। तभी मुलाकात का समय समाप्त हो गया। यह जानकर दीपा के हृदय को आघात सा लगा और वह विजय का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, विजय, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? मेरे साथ? हाँ, जेल में। पगली, दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ विजय ने कहा, भला ऐसा भी कभी हुआ है? और वैसे भी जेल तो अपराधियों के लिए होती है, और जिसने अपने जीवन में कोई अपराध ही न किया हो। अपराध तो मैंने भी किया है विजय।